हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स एक्सपर्ट। माई सेल्फ योर फेवरेट टीचर रमेश सर। आज हम आपके लिए क्लास 11th का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं और टॉपिक का नाम है मैकेनिक्स। और मैकेनिक्स क्या है? तो ये फिजिक्स का ब्रांच है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या सब पढ़ते हैं? काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं, डायनामिक्स पढ़ते हैं और स्टैटिक्स पढ़ते हैं। तो ये सब टॉपिक हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत पढ़ते हैं और फिजिक्स का जो मेन बैकबोन माना जाता है वो मैकेनिक्स को ही माना जाता है, क्योंकि मैकेनिक्स में हम लोग बहुत सारा एबिलिटी देखते हैं और डिफरेंट टाइप्स का फोर्स देखते हैं और बल्कि ऑब्जेक्ट पर हम लोग फोर्स अप्लाइड करते हैं और फोर्स अप्लाइड करने के बाद क्या क्या फिनोमेना होता है वो सारा हम लोग डिटेल में देखते हैं। जो मतलब हम लोग अपने आंख से देखते हैं, जो फोर्स लगा रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट को पुश कर रहे हैं, कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ये सारा चीज हम लोग जो अपने आंख से देखते हैं वो सारा चीज हम लोग मैकेनिक्स के अंतर्गत ही पढ़ते हैं। ठीक है। और मैकेनिक्स को हम लोग फिर से क्लासिफाई किए हैं 3 पार्ट्स में, वो काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और एस्थेटिक्स। डायनामिक्स और एस्थेटिक्स हम लोग ये 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। अब ये समझते हैं कि काइनेमेटिक्स क्या होता है। देखिए, जब कोई ऑब्जेक्ट का मूवमेंट विदाउट फोर्स के कारण हो रहा है, देखिए समझिए, ये समझने वाला टर्म्स है। काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट या मोशन, जो ऑब्जेक्ट में मोशन हो रहा है वो विदाउट फोर्स के कारण हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। अब डायनामिक्स क्या होता है? तो डायनामिक्स का मतलब हुआ कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई करते हैं और उसके कारण यदि ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ रहा है तो वो किस में हम लोग पढ़ते हैं? डायनामिक्स में पढ़ते हैं। मतलब फोर्स के कारण यदि कोई ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो उसको हम लोग डायनामिक्स कहते हैं, और विदाउट फोर्स के कारण यदि ऑब्जेक्ट में कोई मूवमेंट हो रहा है वो किसमें हम लोग पढ़ते हैं? डायनामेटिक्स में। अब सर एस्थेटिक्स क्या होता है? तो एस्थेटिक्स वो होता है, ये तीसरा पोर्शन होता है मैकेनिक्स का। एस्थेटिक्स मतलब क्या? ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। इसमें हम लोग टोटल फोर्स ऑब्जेक्ट पर लगा रहे तब भी ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट में। एस्थेटिक्स का मीनिंग ही होता है ऑब्जेक्ट क्या हो? रेस्ट में। तो विदाउट फोर्स के कारण जो मूवमेंट होता है, विदाउट फोर्स के कारण यदि ऑब्जेक्ट में मूवमेंट हो रहा है तो हम लोग काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। विथ फोर्स के कारण यदि मूवमेंट आ रहा है, विथ फोर्स के कारण यदि ऑब्जेक्ट में मूवमेंट आ रहा है तो हम लोग किसमें पढ़ेंगे? डायनामिक्स में पढ़ेंगे। और एस्थेटिक्स का मतलब होता है रेस्ट। ऑब्जेक्ट यदि क्या हो? रेस्ट में, कोई मूवमेंट नहीं हो रहा ऑब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है? रेस्ट में। तो देखिए, मैकेनिक्स को जैसे हम लोग क्लासिफाई किए 3 पार्ट्स में, मतलब काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स और एस्थेटिक्स, उसी तरह से हम लोग अब जो पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो काइनेमेटिक्स है। मतलब मैकेनिक्स के अंतर्गत ही ये तीनों टॉपिक आता है। मैकेनिक्स ये फिजिक्स का, आपको बता दें, फिजिक्स का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है मैकेनिक्स। इसमें हम लोग बहुत सारा चैप्टर पढ़ते हैं, जैसे हम लोग मोशन पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ते हैं, वर्क पावर एनर्जी पढ़ते हैं, ठीक है, और रोटेशनल पढ़ते हैं। ये सब जो है मैकेनिक्स के अंतर्गत आता है। और मैकेनिक्स जो होता है फिजिक्स का रियल में इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। बच्चों के लिए क्या होता है, कहता है मैकेनिक्स बहुत भारी होता है। रियल में यदि आप सही तरीके से फिजिक्स को समझना चाहते हैं तो मैकेनिक्स से आसान कोई टॉपिक होता ही नहीं फिजिक्स में है, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट का जिक्र होता है। जहां पर फिजिक्स में कॉन्सेप्ट का जिक्र हो तो समझ लीजिए वो टॉपिक को यदि बढ़िया से आप समझ लीजिएगा तो जिंदगी में कभी भूलने वाला, इसको बाय हार्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग फोर्स का एप्लीकेशन देखेंगे, बहुत सारा फोर्स टॉर्क का एप्लीकेशन देखेंगे, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये सब देखेंगे। तो इसमें आपको याद करने से, रटने से कुछ नहीं मिलने वाला है। बस इसमें कॉन्सेप्ट का बात होता है और कॉन्सेप्ट के बेस्ड पर ही ये मैकेनिक्स जो आपका फिजिक्स का मेन टॉपिक कहलाता है, क्योंकि इसमें हम लोग क्या जिक्र करते हैं? सिर्फ कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। इसलिए एस.सी. वर्मा का जो बुक लिखा हुआ है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बोला गया है। क्यों? फिजिक्स में ही ओनली कॉन्सेप्ट होता है। साइंस का मतलब तो है रियल में हम लोग जो जेन्युइन चीज देखते हैं अपने नेचर में, जितना भी इवेंट को देखते हैं वो तो हमको पता है फिजिक्स ही एक्सप्लेन करता है। बट मैकेनिक्स जो होता है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जो मैकेनिक्स में हम आपको बता दिए 3 टर्म्स में मैकेनिक्स को क्लासिफाई किया गया है, काइनेमेटिक्स।
अब काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ते हैं 11th में, तो मोशन पढ़ते हैं। मोशन में कौन, 1 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन पढ़ते हैं, जिसको हम लोग मोशन इन प्लेन कहते हैं। 1 डायमेंशन मोशन को मोशन इन स्ट्रेट लाइन कहते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। अब डायनामिक्स में हम लोग क्या पढ़ते हैं, एनएलएम, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो पढ़ते हैं, मतलब न्यूटन का जो दिया हुआ है तीनों लॉ, वो सारा हम लोग डायनामिक्स में पढ़ते हैं। मतलब फोर्स के कारण जो भी मूवमेंट आ रहा है ऑब्जेक्ट में, वो सारा डायनामिक्स में पढ़ते हैं। मतलब काइनेमेटिक्स का हम लोग, मैकेनिक्स का पहला पोर्शन आ जाता है काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स को भी क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम लोग कहते हैं पहला जो चैप्टर पढ़ते हैं उसको 1D मोशन, और नहीं तो इसको क्या कहते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, या नहीं तो इसको दूसरा नाम दिया गया है रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, अब हम लोग इसी में दूसरा चैप्टर पढ़ते हैं 2D मोशन, जिसको हम लोग कहते हैं मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। प्लेन में जो मोशन होता है उस चीज का हम लोग, अब प्लेन एरोप्लेन मत समझिएगा, 2 डायमेंशन मोशन जो होता है ऑब्जेक्ट का, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन बेस्ट एग्जांपल है 2D मोशन का। प्रोजेक्टाइल मोशन जैसे एरोप्लेन टेक ऑफ करती है, लैंड करती है, या कोई भी ऑब्जेक्ट को आप थ्रोन करते हैं हॉरिजॉन्टल के साथ सम एंगल पर, जैसे बचपन में हम लोग कोई चीज को लेकर फेंकते थे, गेंद को, बॉल को, या आप लोग क्रिकेट खेलते हैं तो उसमें भी बॉल को जो आप थ्रोन करते हैं वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन ही है। ठीक है, तो हम लोग 2 डायमेंशन मोशन में प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ते हैं, और 1 डायमेंशन स्ट्रेट लाइन जो हम लोग 9th क्लास में भी बेसिक पढ़ते हैं। देखिए काइनेमेटिक्स में ही न्यूटन्स का ही योगदान है। न्यूटन्स ने 3 इक्वेशन दिए हैं, और तीनों इक्वेशन को हम लोग को डीपली स्टडी करना है। देखिए इक्वेशन सबको पता है, क्लास 9th से ही हम लोग पढ़ते हैं, बट इक्वेशन का यूज कैसे किया जाए वो हम लोग रियल एप्लीकेशन इसमें सीखने वाले हैं क्लास 11th, क्योंकि हम लोग जानते हैं क्लास 11th में जैसे एंटर करते हैं वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखना शुरू करते हैं, तो बहुत सारा बच्चा को प्रॉब्लम भी होता है। बट यदि आप वेक्टर को, मेरा लेक्चर जो वेक्टर का आप देख चुके हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा काइनेमेटिक्स समझने। और काइनेमेटिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, और इसमें हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ग्राफिकल भी पढ़ने वाले हैं और मैथमेटिकल फॉर्म भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टर्म्स हम लोग काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे। देख लीजिए ये टॉपिक आपको हम बताए, काइनेमेटिक्स में हम लोग सबसे पहला चैप्टर मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन रेक्टिलिनियर मोशन में क्या पढ़ना है, तो पहला हम लोग इस टॉपिक में सबसे पहला टर्म्स पढ़ते हैं रेस्ट और मोशन का बात करते हैं। क्या बात करते हैं, ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है और मोशन कब होता है, इस चीज को हम लोग समझने वाले हैं। रेस्ट और मोशन समझिए, रेस्ट और मोशन को समझना बहुत ही आसान है, बट बच्चों के लिए टिपिकल हो जाता है। वो तो समझता है ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में है, मोशन वगैरह है तो मोशन में। रियल में जो होता है रेस्ट और मोशन को समझना थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपके लिए टिपिकल नहीं होगा, क्योंकि आप लोग क्या किससे जुड़े हैं, फिजिक्स एक्सपर्ट से जुड़े हैं। तो आपको जो हम समझाएंगे वो बेस्ट तरीका होगा रेस्ट और मोशन का। देखिए सबसे पहला टर्म्स, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो रेस्ट में है। पहला क्या बताए, यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा है ही नहीं जो क्या है, रेस्ट में है। सारे ऑब्जेक्ट पार्टिकल्स जो है मोशन कर रही है। तो भाई रेस्ट क्या, कैसे हम डिफाइन करेंगे, तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए हम लोग एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं, जिसको नहीं कहते हैं ऑब्जर्वर। तो हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग टू डिफाइन करते हैं ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। तो उसके लिए हम लोग सबसे बड़ा चीज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हम जिस अर्थ पर अभी खड़े हैं और वीडियो बना रहे हैं, ये अर्थ भी तो मूवमेंट कर रही है, ये अपने एक्सिस पर भी मूवमेंट कर रही है और सन के अराउंड भी मूवमेंट। तो कैसे हुए हम रेस्ट में, तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का रिक्वायरमेंट। और इसमें सबसे पहला चीज ये है, जब न्यूटन्स 3 इक्वेशन दिए तो उस 3 इक्वेशन को मतलब समझाने के लिए ये तीनों इक्वेशन अप्लीकेबल कब होगा, तो उसके लिए वो बताए कि 2 तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पहला जो होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
जिसको हम लोग ऑब्जर्वर के नाम से भी जानते हैं कि ऑब्जर्वर क्या है, वो रेस्ट में है या मोशन कर रहा है या एक्सेलरेटिंग मोशन कर रहा है। तो सबसे पहला टर्म्स आता है रेस्ट। तो रेस्ट को डिफाइन करने के लिए मान लीजिए कि एक टेबल पर बुक है, हम टेबल पर बुक रखा हुआ है, तो बुक तो रेस्ट में है, ये बात पता है कि टेबल भी रेस्ट में है, बुक भी रेस्ट। कैसे पता चला रेस्ट में? क्योंकि हम लोग कंसीडर किए हैं, अब न्यूटन जी ही कंसीडर कर लिए हैं कि अर्थ क्या है, रेस्ट में है। मतलब ये फिजिक्स में जब भी हम स्टार्ट करेंगे, कोई भी टर्म्स पर फोर्स लगाएंगे या मूवमेंट ऑब्जेक्ट का बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे, तो अर्थ को हम लोग कंसीडर करेंगे, अर्थ क्या है, रेस्ट में है। मतलब यदि अर्थ रेस्ट में है तो अर्थ के रिफरेंस में ये टेबल भी रेस्ट में है और बुक भी रेस्ट में है। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम लोग फिजिक्स में हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अर्थ का ही यूज करते हैं और अर्थ को हम लोग कंसीडर करते हैं कि अर्थ रेस्ट है। हमने कंसीडर, फिजिक्स में पहले न्यूटन जी कंसीडर कर लिए हैं कि अर्थ क्या है, रेस्ट में। अर्थ यदि रेस्ट में कंसीडर किया गया, अर्थ रेस्ट में नहीं है, कंसीडर किया गया है, क्योंकि हमको फिजिक्स सीखना है, फिजिक्स पढ़ना है, तो उसको समझने के लिए अर्थ को कंसीडर कर लिया जाता है कि अर्थ रेस्ट में है। ठीक है, तो अर्थ यदि रेस्ट में है तो उसके रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के मूवमेंट का एक्सप्लेनेशन। अब हम क्या है कि अर्थ पर अभी हम सीधे खड़े हैं, अब हम कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं कि वो मूवमेंट कर रहा है, तो मेरे रिफरेंस में वो ऑब्जेक्ट मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, तो अर्थ के रिफरेंस में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट और डिफाइन मतलब मोशन को डिफाइन करता है। फॉर एग्जांपल के लिए कि यदि हम बोले कि अर्थ के रेस्पेक्ट में अर्थ रेस्ट में है, तो बुक जो रखा हुआ है टेबल पर वो क्या है, रेस्ट में है। वही यदि कोई पर्सन है वो चल रहा है रोड पर, तो वो क्या, अर्थ के रेस्पेक्ट में मोशन कर रही है, अदरवाइज दोनों मोशन में है। जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस अर्थ को डिफाइन कर लिए कि अर्थ क्या है, रेस्ट में है, दैट मीन्स वो ऑब्जेक्ट क्या है, यदि खड़ा है तो वो रेस्ट में है, चल रहा है तो मोशन में है। तो इस तरह से हम लोग रेस्ट और मोशन को डिफाइन करते हैं। अब देखिए हम लोग डेफिनेशन क्या कहते हैं कि ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में है, जब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो वो क्या कहलाता है, रेस्ट में। व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, देन ऑब्जेक्ट सेड टू बी इन रेस्ट। विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ हम बताए आपको, और व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस देयर पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, मतलब टाइम के साथ पोजीशन चेंज कर रहा है, किसके रेस्पेक्ट में, अर्थ के रेस्पेक्ट में, तब हम लोग उस ऑब्जेक्ट को कहेंगे क्या, ऑब्जेक्ट किस में है, मोशन में है। तो हम लोग रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने के दो टर्म्स हम आपको बताएं। पहला फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को जानना जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपको बताएं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह का होता है। तो अर्थ को हम कंसीडर क्या किए हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या कंसीडर किए हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, हम बताएं। पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FR फ्रेम लिख देते हैं पूरा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दूसरा नॉन इनर्शियल, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखिए हम बोले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब इनर्शियल ऑब्जर्वर भी कह सकते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग है कि ऑब्जेक्ट आइदर, ऑब्जर्वर आइदर रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मीनिंग है कि या तो ऑब्जर्वर क्या है, रेस्ट में है और यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। ऑब्जेक्ट यदि रेस्ट में हो, मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस या तो रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम लोग क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ। और न्यूटन्स का जितना भी लॉ पढ़ते हैं वो वैलिड किसके लिए है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए।
दूसरा हम लोग बात करते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यदि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक्सेलरेशन कर रहा है, तो उसको हम लोग कहते हैं ऑब्जर्वर या फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब एक्सेलरेशन है उसमें, तो वो ऑब्जर्वर और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसी को हम लोग कहते हैं नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर मतलब कि जो ऑब्जेक्ट के बिहेवियर को क्या कर रहा है, देख रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम लोग दो तरह का फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़े, पहला इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो अर्थ को कंसीडर किया गया है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अर्थ यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है, आइदर वो रेस्ट में। जब ये कह दिया गया ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट के मोशन को हम लोग, ऑब्जेक्ट का मोशन के मूवमेंट या मूवमेंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो हम जैसे बोले मोशन का मतलब ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो वो मोशन में कहलाएगा। ऑब्जेक्ट का पोजीशन यदि टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है तो वो रेस्ट में कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग रेस्ट और मोशन को डिफाइन किए। तो हम लोग क्या कर रहे थे, रेस्ट और मोशन के बारे में। और रेस्ट और मोशन किसमें, पहला चैप्टर का नाम क्या था हमारा, 1D मोशन, वन डायमेंशनल मोशन, और इसी को हम लोग नाम दिए दूसरा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, और रेक्टिलिनियर मोशन भी बोला। ये पहला चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला चैप्टर में हम लोग सबसे पहले रेस्ट और मोशन क्या है समझ लिए, क्योंकि ये समझने वाला टर्म्स था जो हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ते हैं। रेस्ट और मोशन क्या होता है, जो आपको हम अच्छे तरीके से समझाए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को भी समझाए। अब हम लोग सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी जिसका हम लोग स्टडी कर चुके हैं, क्या होता है फिजिकल क्वांटिटी, कितने टाइप का फिजिकल क्वांटिटी, उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट कैसे किया जाता है, ये सारा हम लोग यूनिट और मेजरमेंट में पढ़ चुके हैं ये चैप्टर। आप यदि देखना चाहते हैं तो मेरा प्लेलिस्ट में जाइएगा फिजिक्स एक्सपर्ट के, उसमें एक सेपरेट यूनिट्स एंड मेजरमेंट दिया हुआ और दूसरा चैप्टर वेक्टर क्लास 11th के लिए पहला यूनिट्स एंड मेजरमेंट दिया है और दूसरा जो प्लेलिस्ट बना है वो किसका है, वेक्टर का बना हो, देख सकते हैं, ताकि आपको कोई समझने में प्रॉब्लम, यदि समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप पीछे वाला मेरा वीडियो देखिए, वेक्टर और यूनिट्स एंड मेजरमेंट, क्योंकि ये क्या है, बेस है फिजिक्स का। यदि बेस को नहीं पकड़िएगा, बिल्डिंग किस पर खड़ा होता है, बेस पर खड़ा होता है। बेस ही वीक रहेगा तो आगे स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा बिल्डिंग। 10 महल का बिल्डिंग बनाना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा बेस को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है फाउंडेशन जो होता है बिल्डिंग का स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। तो आपको यदि फिजिक्स स्ट्रॉन्ग करना है तो बेसिक टर्म्स जैसे कि बेसिक जो हम यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ाए उसको देख लीजिए और वेक्टर को प्रॉपर मैनर से समझिएगा तब तो आपको समझ में। और जो भी बेसिक मैथ का कैलकुलस का जरूरत पड़ेगा हम इसी चैप्टर के साथ आपको डिटेल में बताते चलेंगे। तो हम सबसे पहला टर्म्स पढ़ते हैं, मोशन रेस्ट पढ़ लिए। पहला फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। 9th क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे इस टर्म्स को, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इस टर्म्स को समझते हैं। बहुत ही आसान और बहुत ही इंटरेस्टिंग फिजिकल क्वांटिटी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। बहुत सारा बच्चा इस चीज को सोचता है अरे डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट, लेकिन उस टर्म को यदि आप कहा जाता है ना, छोटा छोटा चीज को बढ़िया समझिएगा तो बड़ा चीज बहुत आसान तरीके से समझ में आएगा। तो डिस्टेंस को बहुत सारा बच्चा या डिस्प्लेसमेंट या स्पीड वेलोसिटी को इग्नोर कर डायरेक्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पर चला जाता है। नहीं, छोटे छोटे चीज को बेसिक तरीके से यदि आप समझते हैं तभी तो आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग होगा। तो हम लोग डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डेफिनेशन को समझते हैं और ये रियल में क्या इंप्लीमेंट करना चाहता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या बताना चाहता है आपको, ये भी समझने वाले, जिसको हम लोग प्रॉपर मैनर से समझने वाले हैं। तो डिस्टेंस क्या है, देखिए जो पर्सन एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करता है, क्या कहा जाता है, एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय
एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल। मतलब हम लोग जो एक्चुअल रास्ता ट्रेवल करते हैं, जैसे आप अपने घर से स्कूल जाते हैं तो उसका कोई रास्ता होता है, तो वो रास्ता क्या कहलाता है? एक्चुअल पाथ लेंथ। अब मान लीजिए हमको पूर्णिया से पटना जाना है, तो पूर्णिया से पटना जाना है तो दो रास्ता चूज कर सकते हैं, एक एयर के द्वारा और दूसरा ये सरफेस द्वारा, मतलब ये लैंड द्वारा हम लोग जो मतलब बस द्वारा ट्रेन द्वारा ये ट्रेवल कर सकते हैं। तो बस या ट्रेन का कोई एक क्या होता है? एक्चुअल पाथ होता है, रास्ता होता है। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आपको पटना का शॉर्टकट रास्ता बता दिया जाता है, ठीक है। तो जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है जिस पर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वही क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस। अब जैसे हम लोग आप ही हमको ऑफिस या कहीं जाना है, मानिए भट्ठा बाजार जाना है पूर्णिया में, हम पूर्णिया के निवासी हैं तो भट्ठा बाजार हमको शॉपिंग करने के लिए जाना है। तो ऐसा तो नहीं हम क्या करेंगे डायरेक्ट शॉर्टकट लगाएंगे, घर के गली गली होते हुए चले जाएंगे बाइक लेके, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उसके लिए रास्ता है, सबसे पहले हमको रूम से निकलना पड़ेगा, छोटे रास्ता से सबसे पहले मधुबनी जाना पड़ेगा, मधुबनी के बाद गिरजापुर जाना पड़ेगा, गिरजापुर के बाद आरंसा चौक जाना पड़ेगा, आरंसा चौक के बाद हमको भट्ठा की तरफ एंटर करना। तो वो क्या है? एक्चुअल पाथ है। यदि ये एक्चुअल पाथ है उसको हम फॉलो कर रहे तो वही तो मेरे द्वारा ट्रेवल डिस्टेंस है। यदि वो क्या है? एक्चुअल पाथ लेंथ, तो वही ट्रेवल मेरे द्वारा हुआ, तो वही क्या हुआ? डिस्टेंस हुआ, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो आप देखिए, अब भट्ठा में भी जाने का भी शॉर्टकट है, गली गली से आप सीधे स्ट्रेट जा सकते हैं भट्ठा। तो भाई उसके लिए भी शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कहलाता है, कहते हैं शॉर्टकट रास्ता है जाने का, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कहलाता है वही क्या कहलाता है? मेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो आपको हम एक डायग्राम द्वारा समझाते हैं कि मान लीजिए ये मेरा रूम है या आप ही का रूम है, ये हमको भट्ठा बाजार जाना है और रेस्टोरेंट में जाना है खाने पीने के लिए। टीचर लोग हमेशा खाने पीने का ही बात करते हैं। तो ये हम लोग ए से बी पोजीशन, मतलब अपने रूम से हमको भट्ठा जाना है, तो भट्ठा बाजार जाना है तो सबसे पहले इस तरह से रास्ता है, मानिए इस पाथ, ये पाथ भी हुआ। एक ऐसा भी पाथ हो सकता है, दूसरा तरीका रास्ता भट्ठा जाने का एक ही रास्ता तो नहीं होगा, बहुत सारा रास्ता होगा, दो रास्ता। अब तीसरा रास्ता है डायरेक्ट, यहां से। तो ये दोनों जो पाथ है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, ये क्या है? एक्चुअल पाथ है, ये एक्चुअल पाथ है और ये शॉर्टेस्ट है। तो हम लोग ये पाथ नंबर 3 है, तो ये पाथ नंबर 1 क्या कहलाया? डिस्टेंस कहलाया। क्या कहलाया? डिस्टेंस। और पाथ नंबर 2 भी क्या कहलाया? डिस्टेंस कहलाया, डिस्टेंस कहलाया। और ये पाथ नंबर 3 क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि ये शॉर्टेस्ट पाथ है। यदि शॉर्टेस्ट पाथ हो तो वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। हम क्या बोल रहे? डिस्टेंस जो होता है एक्चुअल पाथ लेंथ होता है, ये एक्चुअल पाथ लेंथ है, उसको हम लोग डिस्टेंस के, ये भी एक्चुअल पाथ लेंथ है जिसको हम शॉर्टेस्ट पाथ को हम लोग क्या बोल दिए? डिस्प्लेसमेंट। अब देखिए, अब यदि हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो भाई डिस्टेंस को किस टाइप का क्वांटिटी, जैसे हम पढ़े थे फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप का होता है, स्केलर और वेक्टर, ये बताए हैं आपको। तो भाई डिस्टेंस किस टाइप का क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट किस टाइप का? तो भाई डिस्टेंस क्या है? स्केलर है। डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें क्या होता है? डायरेक्शन होता है। क्या होता है? डायरेक्शन होता है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। जब ये स्केलर क्वांटिटी है तो डिस्टेंस को डायरेक्ट जोड़ देंगे, कहेंगे 2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर चले तो टोटल कितना चले? 4 किलोमीटर। अब डिस्प्लेसमेंट में ये नहीं कर सकते हैं 2 किलोमीटर चले या 2 किलोमीटर चले तो 4 किलोमीटर, हो सकता है 4 किलोमीटर भी हो जाए, 0 भी हो जाए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये वेक्टर के मेथड को फॉलो करेगा, वेक्टर के तरीके से ऐड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल
कि हम यहां से जर्नी स्टार्ट किए, यहां गए बी पॉइंट, ये 2 किलोमीटर का है, तो यहां से यहां गए, ठीक है, यहां से पहले यहां गए और फिर इधर रिटर्न आ गए इसी पोजीशन, यहां से स्टार्ट किए, यहां गए, फिर यहां से हम यहां आ गए। तो भाई डिस्टेंस यदि बात करें 2 किलोमीटर फिर चले, तो डिस्टेंस का यदि बात करें, डिस्टेंस कितना हो गया, 2 + 2, 2 + 2 कितना हो गया 4। बट डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो यहाँ 0 हो जाए। कहिएगा सर कैसे हो गया डिस्प्लेसमेंट 0? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दोनों तो एक ही चीज है, बट एक वेक्टर है एक स्केलर, दोनों का कैलकुलेशन अलग तरीके से किया जाता है। वेक्टर को अलग तरीके से ऐड करते हैं, स्केलर को अलग तरीके से ऐड करते हैं। तो यही रास्ता है, बट एक केस में डिस्टेंस तो 4 किलोमीटर आ रहा, बट डिस्प्लेसमेंट 0 हो रहा है। तो यही अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, एक वेक्टर और स्केलर क्वांटिटी में। तो अब हम लोग मेजरमेंट यदि बात करें तो डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं, तो भाई मीटर में। एसआई यूनिट यदि बात करें, एसआई यूनिट क्या होता है इसका, एसआई यूनिट मीटर होता है, मीटर को एम से लिखा जाता है। और यदि इसका बात करें एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट क्या हो जाता है, मीटर ही होगा, इसका भी क्या होगा, मीटर होगा। दोनों लेंथ ही है, तो दोनों को किस में मेजर करेंगे, मीटर में मेजर करेंगे। बट एक वेक्टर क्वांटिटी है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो वेक्टर को वेक्टर मेथड से ऐड करेंगे, स्केलर को स्केलर मेथड से ऐड करेंगे। अब ये समझेंगे जीरो कैसे आएगा, आपको हम समझाएंगे। आप लोग को बहुत को कंफ्यूजन, सर जीरो डायरेक्ट लिख दिए कैसे लिख दिए, वो भी बताएं। अब देखिए डिस्टेंस क्या होगा कि ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या, जब हम लोग कुछ डिस्टेंस चलेंगे दैट मींस वो पॉजिटिव होगा। बट वही बात करें डिस्प्लेसमेंट का बात करें तो ये क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये स्केलर क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव होता है और वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं कि किस तरीके से ये, जैसे एक एग्जांपल यही है, देखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो डिपेंड करता है, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, ये डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है किस पर, इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर, फाइनल पोजीशन पर। देखिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ये डिपेंड करता है, आप कहां से मोशन स्टार्ट किए और कहां पर एंड किए उस पर डिपेंड करता है। देखिए हम लोग ए से बी गए 2 किलोमीटर चले और बी से आए तो तब भी 2 किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना 2 + 2 4 हो गया। इसमें डायरेक्शन का कोई मीनिंग नहीं है, डायरेक्ट का। बट डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट किए यहां गए 2 किलोमीटर गए, फिर हम लोग इसी पोजीशन पर आ गए, तो हमारा इनिशियल पोजीशन भी मोशन स्टार्ट यहीं से एक पॉइंट से किए थे और फाइनल भी यहीं पर आ गए, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम हो गया, इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट क्यों जीरो हो गया, क्योंकि हम लोग जहां से मोशन स्टार्ट किए थे वहीं पर फिर फाइनल पोजीशन, मतलब जैसे कहते हैं ना कि हम यहाँ से भट्ठा गए, भट्ठा से फिर आ गए, या हम अपने स्कूल गए, स्कूल से फिर यही घर पर आ गए, तो भाई उस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो। जहां से मोशन स्टार्ट किया और उसी पोजीशन पर आ गए तो वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट, उस केस में जीरो। बट डिस्टेंस क्या होगा, समथिंग होगा, वो कितना किलोमीटर चले आपको। तो इसलिए कहा जाता है कि एक सर्कुलर राउंड में यदि हम एक बात करें, एक सर्कल बनाइए, एक सर्कल है और यहां से मोशन स्टार्ट किए और यहां से कंप्लीट सर्कल जर्नी स्टार्ट किए, तो हम लोग कहते हैं डिस्टेंस, जहां से स्टार्ट किए वहीं पर आ गए, एक जर्नी यहां से गए और यहीं पर आ गए, तो इस केस में डिस्टेंस कितना हो जाता है, डिस्टेंस हो जाता है 2πr, सरकमफ्रेंस रेडियस r है, और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जहां से मोशन स्टार्ट किए फिर वही पोजीशन पर आ गए, ठीक है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाता है। तो हम लोग डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का जिक्र किए, डिस्टेंस क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर, ये समझे, डिस्प्लेसमेंट स्केलर है या वेक्टर है वो समझे। और हम आपको यहाँ जो जीरो समझाए, क्योंकि हम वेक्टर में पूरा एक्सप्लेनेशन दिए हैं कि किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी को ऐड किया जाता है, ठीक है।
किस तरह से सब्सट्रैक्ट किया जाता है और किस तरीके से मल्टीप्लाई किया जाता है। तो हम लोग ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, अब एक मोस्ट इंपोर्टेंट टर्म्स आता है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन क्या होता है। तो डिस्टेंस जो होता है हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मोड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। क्योंकि हम अभी देखिए इस केस में डिस्टेंस ग्रेटर, सेम पाथ के लिए डिस्टेंस ग्रेटर आया और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, मतलब डिस्टेंस ज्यादा आया और बराबर भी आ सकता है। हमेशा ये नहीं होगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो जाए, कुछ केस में बराबर। तो एक एग्जांपल लेंगे हम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का और उसको समझते हैं और पूरा तरीके से देखिए। जब चीजों को मतलब बढ़िया तरीके से आप समझिएगा तो इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ाई में। तो इसलिए हम आपको बोले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को छोटा चीज मत आंकिए, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंपॉर्टेंट मतलब फिजिकल क्वांटिटी है किसके अंदर, फिजिक्स के अंदर। इसका भी रोल बहुत ज्यादा है फिजिक्स में। तो हम लोग इस पर एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। चलिए हम लोग समझते हैं एक डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पर एक एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन ही समझिए उसको, क्वेश्चन लेते हैं उसको सॉल्व करते हैं और वेरीफाई करेंगे कि डिस्टेंस किस तरह से ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। और हम लोग देखेंगे कि दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, एक वेक्टर है एक स्केलर है, तो दोनों को कैसे ऐड करते हैं, कैसे सब्सट्रैक्ट करते हैं, किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को। तो एक पाथ लेते हैं, क्वेश्चन है एक गिवन पाथ है, ये पाथ ले लेते हैं हम लोग और ये पाथ को ये किस में है, ये मीटर में है, ये मीटर में है ये पाथ, मतलब ये एक्स एक्सिस को कंसीडर करें, एक्स ये किस में है, मीटर में, ठीक है। ये ओरिजिन है, ठीक है, इसका मेजरमेंट 0 लेते हैं, इसका नेमिंग कर देते हैं ओ, ये ए ले लेते हैं, चलिए ऊपरी में मेजरमेंट लिखते हैं 0, ये ओ लिए हैं, ये बी लिए हैं और ये सी ले लेते हैं। इसका मेजरमेंट 20 लिखते हैं, इसका 40 लिखते हैं और इसका -60, ठीक है। मीटर में माइनस में लिखेंगे, इधर क्या होगा माइनस में। अब ये क्वेश्चन है आपको और इसमें आपको पहला क्वेश्चन कर रहा है फोर पाथ किससे, O टू A टू B और B टू C के लिए। पहला निकालिए A नंबर डिस्टेंस निकालिए और B नंबर डिस्प्लेसमेंट, यहां लिख लेते हैं B नंबर डिस्प्लेसमेंट निकालिए। अब इसी में पाथ क्या ले लेते हैं, दूसरा नंबर फॉर पाथ, इसके लिए O टू A गए, A टू B गए और B टू O आए, ठीक है। इस केस में डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट B नंबर में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा और ये दो ही पाथ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा ये समझते हैं, ठीक है। देखिए आपको हम बताए कि जो एक्चुअल पाथ लेंथ होता है वही क्या होता है डिस्टेंस। अब कह रहा है पाथ O टू A गया, O टू A गया, A टू B गया, B टू C आया, ठीक है। तो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब देखिए यहां से यहां तक यदि गया तो 20 मीटर चला पहले, फिर यहां से यहां तक चला तो कितना टोटल कितना चला 40 मीटर चला, B तक गया, O टू A टू B गया, तो टोटल एक्चुअल पाथ लेंथ कितना चला 40 मीटर चला, कितना चला 40 मीटर। फिर B टू कहां गया, C गया, तो B टू O आएगा तो कितना चला फिर 40 चला। देखिए O टू A टू B गया तो 40 चला, फिर B टू क्या आया, B टू C आया, मतलब B टू पहले O आएगा पॉइंट पर तो कितना चलेगा 40। अब यहां से फिर यहां जाएगा तो भाई इधर यदि जाएगा तो कितना चला 40 प्लस 60 चला,
क्यों चला 60? अब देखिए इधर आया माइनस में है, बट डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर है, उसमें एक्चुअल लेंथ बताया जाता है, ना कि आपका पोजीशन बताया जाता है। तो ये क्या हो जाएगा 60, तो कितना हो जाएगा भाई 140 मीटर। कितना हो जाएगा 140, देख लीजिए। तो डिस्टेंस कितना चला आदमी 140। पाथ कौन फॉलो किया, O2 A गया, A2 B गया, B2 C गया। अब वही डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो स्टार्ट तो यहां से किया, फिर पहले यहां गया, फिर यहां से कहां आ गया, यहां आ गया। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन। ये क्या हो गया मेरा फाइनल पोजीशन, और ये क्या हो गया इनिशियल पोजीशन, जहां से जर्नी स्टार्ट। तो फाइनल पोजीशन कितना है, पोजीशन मतलब वेक्टर -60, इनिशियल पोजीशन कितना है 0, तो कितना हो जाएगा -60। माइनस ये बताता है उसका डायरेक्शन को, तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया -60 मीटर। देखिए वो डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो वो डिपेंड करेगा फाइनल पोजीशन क्या है, इनिशियल पोजीशन। वो बीच में कहां गए उससे कोई पता नहीं उसको। जैसे आप घर से मार्केट के लिए निकले, मार्केट में बहुत सारा मार्केट, सब्जी मंडी गए, मतलब सब्जी मंडी के बाद मार्केट में शॉपिंग किए, रेस्टोरेंट में खाए, और उसके बाद आप रूम पर आए, तो भाई फाइनली आप कहां पर आए, रूम पर ही। तो आपका डिस्प्लेसमेंट ओवरऑल पाथ के लिए 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट इस केस में फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है। तो फाइनल मेरा 60 मतलब सी पॉइंट था, इनिशियल 0। अब पाथ नंबर O2 A गया, A2 B गया, B2 O आ गया, मतलब यहां से यहां गया, यहां से यहां गया, और फाइनली रिटर्न हो गया यहाँ। तो डिस्टेंस कितना हुआ, तो पहले इधर जाने में कितना 40 मीटर, प्लस फिर रिटर्न आया तो 40, तो डिस्टेंस कितना हो गया 80 मीटर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जहां से जर्नी वो स्टार्ट किया फिर वहीं पर आ गया। इनिशियल पोजीशन भी यही है, मतलब इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है, मतलब 0 - 0 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो ये एक एग्जांपल लिए आपको बताए, इसमें देखिए हमेशा डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल टू आया, मतलब डिस्टेंस जो आया ग्रेटर आया किससे, डिस्प्लेसमेंट से। डिस्टेंस ग्रेटर आया डिस्प्लेसमेंट से, तो इसलिए कहा जाता है ग्रेटर देन इक्वल टू होता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का, डिस्टेंस पॉजिटिव होता है। एक एग्जांपल और लेते हैं, एग्जांपल ये एक सर्कुलर पाथ लेते हैं, ठीक है। ये रेडियस है, तो रेडियस मान लेते हैं 10 मीटर का है, और ये O है, A है, और B है, ये C है, ये B है। अब कहेगा कोई पर्सन A2 पाथ दिया हुआ है, पाथ ये दिया है A2 B गया, B2 C गया, C2 D गया, और D2 A गया। तो इस पाथ के लिए डिस्टेंस कितना होगा, तो भाई A से स्टार्ट किया, B गया, B से C गया, C से D गया, D से A गया, उसी पोजीशन पर आ गया। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा 2 पाई r, मतलब r का वैल्यू 2 पाई, r का वैल्यू 10 रख दो, कितना आ गया 20 पाई हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट का यदि जिक्र करें, डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, जहां से स्टार्ट किया जाती उसी पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा 0। तो हम आपको आज बताए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मतलब काइनेमेटिक्स स्टार्ट किए आज, मतलब मैकेनिक्स स्टार्ट किए रियली में। मैकेनिक्स में आपको बताए कि मैकेनिक्स का क्लासिफिकेशन क्या है, और मैकेनिक्स में ही काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स में पहला चैप्टर 1 डायमेंशन मोशन का हम लोग स्टार्ट किए, और 1 डायमेंशन मोशन में पहला क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को प्रॉपर मैनर से समझे विथ एग्जांपल के साथ। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा, इसका आप लोग रिव्यू दीजिएगा, और आपके लिए बेस्ट स्टार्टअप है ये फिजिक्स का, समझ लीजिए ये बेस है फिजिक्स का। इसको आप प्रॉपर मैनर से समझिएगा, तभी आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग बनेगा। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लगातार फिजिक्स एक्सपर्ट का वीडियो को देखना पड़ेगा, और
हम रेगुलर इंटरवल में अपलोड करेंगे आपको वीडियो, और ये फ्री सेवा है आपके लिए। क्यों? हम जो मेरे पास नॉलेज है वो आपके पास हम शेयर करते हैं, ताकि बच्चों का क्या हो सके, भविष्य उज्जवल हो सके। यही पर्पज से आपके लिए हम बेस्ट एफर्ट देके बढ़िया से बढ़िया वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग जो भी नए यूजर होंगे, जो फर्स्ट टाइम मेरे लेक्चर को देखिएगा, वो एटलीस्ट इस वीडियो पर क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और दूसरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी वीडियो बनाए सबसे पहले आपको मिले मेरा वीडियो। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।